स्वागत है दोस्तों फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं इलेक्ट्रिसिटी से लेकर के आए हैं क्वेश्चन, विद्युत धारा से लेकर के आए हैं 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसमें आपका न्यूमेरिकल भी कुछ है और कुछ कंसेप्चुअल भी क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आप इसको एक बार देख लीजिएगा, तक करंट से हो सकता है कि आपका क्वेश्चन ना छूटे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। आप गेस कीजिए दोस्तों कि विद्युत तार बनाने में कौन सा धातु का उपयोग किया जाता है। आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा। तांबा का तार जो होता है, तांबा का हम लोग उपयोग करते हैं विद्युत तार बनाने के लिए। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखिए, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित है। पावर ट्रांसफार्मर का कार्य प्रणाली का सिद्धांत जो है फैराडे के नियम पर आधारित है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न को देखिए, इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 3 नंबर प्रश्न में क्या है, कह रहा है कि आप गेस कीजिए कि कौन सा है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैटरी। बैटरी है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। अगर मोटर पूछे तो मोटर किस में चेंज करता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में यह चेंज करता है। डायनेमो आपका क्या करता है, यह भी है यांत्रिक एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में करता है। मोटर क्या है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और डायनेमो है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और जनरेटर आपका क्या है, वही मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हमारा जो हो गया रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कौन हो जाएगा, बैटरी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता है। देखिए विद्युत के कारण चुंबकीय प्रभाव होता है, उसमें प्रभाव भी होता है, रासायनिक प्रभाव भी होता है, लेकिन संकुचन का प्रभाव है यह नहीं होता है। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर 3 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए आपका भी दिया हुआ है, भी कितना दिया हुआ है, 10 वोल्ट, ठीक है। और आपका यहाँ पे आवेश भी दिया हुआ है, क्यू भी दिया हुआ है 3 कूलम। क्या दिया हुआ है, 3 कूलम। तो हमको क्या निकालना है, कितना कार्य करना पड़ेगा। तो इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, भी बराबर डब्लू बटा क्यू, ठीक है, डब्लू बटा क्यू। यहाँ पर क्यू का वैल्यू 3 दिया हुआ है, भी का वैल्यू 10 दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है, डब्लू निकालना है। डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, भी इंटू क्यू। आप छोटा क्यू भी ले सकते हैं, बड़ा भी क्यू ले सकते हैं। तो भी इंटू क्या हो गया, क्यू। भी का वैल्यू कितना है आपका 10 और क्यू का वैल्यू कितना है 3। तो 10 में 3 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 30, यानी कि 30 जूल कार्य करना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखिए, विभवांतर 12 वोल्ट दिया हुआ है, कार्य 60 जूल दिया हुआ है, तो विद्युत आवेश का मान निकाला। जैसा ऊपर में बताया उसी तरह से होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, भी का वैल्यू दिया हुआ है 12 वोल्ट, डब्लू दिया हुआ है 60 जूल, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, आवेश निकालना है। अभी हम फार्मूला बताए थे कि भी बराबर डब्लू बटा क्यू, ठीक है। हमको क्या निकालना है, आवेश निकालना है, इसलिए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डब्लू बटा भी। डब्लू का वैल्यू कितना है 60 और भी का वैल्यू आपका कितना है 12। अब इसको काट दीजिएगा तो 12 पचे 60, 5। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 कूलम। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखिए, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाहित किसके द्वारा संभव है। कोई परिपथ है, ठीक है, कोई सर्किट है, उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होता है तो किसके चलते होता है, तो इलेक्ट्रॉन की गति के द्वारा, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के चलते ही क्या होता है, किसी भी परिपथ में इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को देखिए,
0.9 एम्पियर की धारा 2 मिनट के लिए विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्राप्त होती है तो सर्किट के माध्यम से बहने वाला आवेश निकालना है। यानी कि आपका देखिए यहाँ पे करंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आई का वैल्यू दिया हुआ है 0.9, टाइम दिया हुआ है 2 मिनट, तो 60 से गुना कर देंगे तो ये सेकेंड में हो गया। ठीक है, तो आपका आई दिया हुआ है 9 एम्पियर, 0.9 एम्पियर, आपका टी दिया हुआ है 2 × 60, 2 मिनट है तो उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिए। तो क्या कर रहा है कि आपका करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्राप्त होता है तो सर्किट के माध्यम से बहने वाले आवेश निकालना है। क्या निकालना है, आवेश निकालना है। क्यू का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि आई बराबर होता है Q/T। आई बराबर क्या होता है, Q/T। आई का वैल्यू दिया हुआ है 0.9 और टी का वैल्यू दिया हुआ है, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो टी आई में गुना हो जाएगा, तो टी का वैल्यू कितना है 2 × 60। अब इसको आप गुना कीजिएगा तो इसका सही आंसर आ जाएगा 108 कूलम। कितना आ जाएगा, 108 कूलम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न को देखिए, एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 5 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश कितना होगा। सेम उसी तरह का जैसा ऊपर 8 नंबर क्वेश्चन बताए थे उसी तरह से इसको भी एक बार देख लीजिए। टाइम दिया हुआ कितना, 5 मिनट, यानी कि 5 से 60 से गुना कर देंगे तो 6×5 = 30, 300 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, आपका आई दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो विद्युत धारा मतलब आवेश निकालना है, तो अभी हम बताए थे कि आई बराबर होता है Q/T, तो इसलिए Q बराबर क्या हो जाएगा, आई × T। आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 0.5 और टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 300। जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 150 कूलम आ जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, केवल फार्मूला याद कीजिए, बस उसको बैठा दिए आंसर आ जाएगा। 10 नंबर प्रश्न को देखिए, दो चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर अगर दो तार है समान दिशा में अगर करंट बहता है तो दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, चालक एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न को देखिए, V/I का मान एक नियतांक है यानी कि कांस्टेंट है तो इसे क्या कहा जाता है। तो हम लोग V बराबर जानते हैं IR। ठीक है, फॉर्मूला में जानते हैं V बराबर IR, तो इसमें क्या करा है V/I, तो V/I करेंगे तो क्या बचेगा R मतलब प्रतिरोध, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब प्रतिरोध को हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं, इस तरह से, इसका SI मात्रा क्या होता है, ओम होता है। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किसके मापने में किया जाता है, गेस कीजिए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिरोध के मानों को निकालने के लिए हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग करते हैं। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं, विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी विद्युत परिपथ में यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग बैटरी का उपयोग क्यों करते हैं, गेस कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा विभवांतर उत्पन्न करने के लिए, यानी वोल्ट उत्पन्न करने के लिए हम लोग विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग करते हैं। ठीक है, देख लीजिए, इसका इमेज भी बना देते हैं आपको। अगर इस तरह से कोई प्रतिरोध लगा हुआ है, यहाँ पे एक बैटरी लगा दिए, तो यहाँ पे वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करने के लिए हम लोग विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग करते हैं। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखिए, AC और DC किसके रूप होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, AC और DC किसके रूप होते हैं, तो चार्ज का प्रवाह का रूप होता है। AC और DC किसके रूप होते हैं, तो चार्ज आवेश के प्रवाह का रूप होता है AC/DC। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के उसमें प्रभाव से संबंधित है। तो दोस्तों जूल का नियम जो है आपका विद्युत धारा के उसमें प्रभाव से संबंधित है। इसका फॉर्मूला होता है H बराबर I² RT, जहाँ I क्या है, विद्युत धारा यानी कि करंट है, R रेजिस्टेंस है, T क्या है, टाइम है। तो ये दिया रहेगा तो इसका फॉर्मूला बनता है I² RT, इसी को जूल का नियम कहते हैं। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखिए, विद्युत धारा का सूत्र है I बराबर अभी बताए थे Q/T, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। Q हो गया आवेश बटा समय को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। 17 नंबर प्रश्न को देखिए,
किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है? किसी विद्युत सर्किट के मतलब कोई सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसके दो बिंदुओं के बीच में यूनिट आवेश को स्थानांतरित मतलब ट्रांसफर करने में जो वर्क डन किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को देखिए, यदि धारा 10 एम्पियर प्रतिरोध 50 ओम है तो विभवांतर ज्ञात करें। फॉर्मूला होता है V बराबर आई आर। आई का वैल्यू 10 है और आर का वैल्यू कितना है? 50। गुना कर दीजिए तो 500, तब 500 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न को देखिए, इनमें से कौन विभवांतर के समानुपाती होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। V बराबर क्या होता है? आई आर। अब कह रहा है कि जो विभवांतर है यानी वोल्ट जो है किसके समानुपाती है? तो आपका विद्युत धारा का होगा और प्रतिरोध का होगा। ऑप्शन देखिए, तो इसमें धारा दिया हुआ है, प्रतिरोध नहीं दिया हुआ है, ठीक है, रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब प्रतिरोधकता को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी बोलते हैं, इसका इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टिविटी। और इसका जो एसआई मात्रा का होता है ओम इंटू मीटर होता है, लेकिन धारा का होता है क्या होता है? एम्पियर होता है। और रेजिस्टेंस का क्या होता है? ओम होता है। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्न में से कौन एक विद्युत रोधी नहीं है? अब गेस कीजिए कि विद्युत रोधी कौन नहीं है। कागज है, हीरा है, एबोनाइट है, लेकिन नाइक्रोम जो है वह विद्युत रोधी नहीं है। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं, 5 ओम प्रतिरोध वाले परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज में क्या होगा? हम जानते हैं कि V बराबर आई आर होता है। अगर कह रहा है कि 5 ओम प्रतिरोध वाले परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है, यानी कि धारा में अगर वृद्धि हो रहा है तो उसका वोल्ट भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है? तो बिजली का चालक कौन सा घोल नहीं है? तो ग्लूकोज घोल है जो बिजली का चालक नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल है, एसिटिक एसिड घोल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड घोल है, लेकिन ग्लूकोज घोल है जो बिजली का चालक नहीं होता, यानी कि क्या होता है? यह बिजली का यह चालक नहीं है। 23 नंबर प्रश्न को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर दोगुना हो जाता है तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का क्या प्रभाव होगा? तो देखिए क्या कहता है, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर दुगनी हो जाती है, ठीक है, तो प्रवाहित होने वाली धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, V बराबर आई आर। कह रहा है कि यह दुगना हो जा रहा है, जब वोल्ट दुगना हो जा रहा है तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो धारा भी दुगना हो जाएगा, धारा भी क्या हो जाएगा? दुगनी हो जाएगी। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और 24 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्न में से किस में निम्न प्रतिरोधकता होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। नाइक्रोम में है जो निम्न प्रतिरोधकता होती है। ऑप्शन 4 दिया हुआ है उसमें नाइक्रोम हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखिए, अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रतिरोधक। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेजिस्टर। RESISTOR, रेजिस्टर बोलते हैं। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जब कोई कई प्रतिरोध किस क्रम में जोड़ जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। दोस्तों कहने का मतलब है कि अगर आप 2-3 प्रतिरोध को आप जोड़ दीजिए तो किस मेथड से जोड़िएगा? समानांतर में जोड़िएगा ना श्रेणी में, कि उसका जो रिजल्टेंट होगा वह जो होगा न्यूनतम प्रतिरोध से कम होगा। ठीक है, तो वह हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? समानांतर क्रम में। इसको देख लीजिए, उदाहरण से इसको हम क्लियर कर देते हैं। देखिए मान लिया जाए कि इसका हम जानते हैं 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। इसको जब r का वैल्यू निकालिएगा यहाँ से तो R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2 होगा। ठीक है, और इसका जो वैल्यू होगा वह R1 जो मान लिया अगर छोटा है सबसे ज़्यादा R1 तो उससे भी यह कम आएगा। यही क्वेश्चन कर रहा था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं 27 नंबर। देखिए अभी जो बताया वही आ गया
कि R बराबर R1 इंटू R2 बट्टा R1 प्लस R2 सूत्र किसका है? तो यह समानांतर क्रम का है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दो बल्ब में से एक बल्ब को दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, तो कौन से बल्ब का प्रतिरोध उच्च है? दो बल्ब है आपके पास, ठीक है। अब कह रहा है कि दो बल्ब में से एक मतलब ज़्यादा चमकता है, एक बल्ब दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, तो कौन से बल्ब का प्रतिरोध उच्च होगा? तो जो कम चमकता है उसका जो बल्ब का प्रतिरोध ज़्यादा होगा, तो डिम बल्ब है उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यदि दो प्रतिरोध को यदि दो प्रतिरोध को समान विभवांतर यदि दो प्रतिरोध में समान विभवांतर मौजूद है तो वह किस क्रम में जुड़े हुए हैं? दो प्रतिरोध है, ठीक है, एक ये रेजिस्टेंस है और एक ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब कह रहा है कि वह दोनों यदि दो प्रतिरोध में समान विभवांतर हो तो वह किस क्रम में जुड़े हुए हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, दो प्रतिरोध या चार प्रतिरोध हो लेकिन अगर उसमें समान विभवांतर होगा यानी समान वोल्ट होगा तो वह हमेशा क्या होगा? समांतर क्रम में जुड़ा हुआ होगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दो प्रतिरोध दिया है, आप चार ले लीजिए, 10 प्रतिरोध लीजिए, या 10 प्रतिरोध हो और समान विभवांतर से जुड़ा हुआ हो तो वह समांतर क्रम में हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखिए। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को एक समान दो बिंदु के बीच जोड़ा जाता है तो वह किस क्रम में जुड़े होते हैं? अभी जो बताएं सेम वही है। दो प्रतिरोध या तीन प्रतिरोध ले लीजिए। क्या कह रहा है कि मतलब उसका एक इंड पॉइंट एक जगह मिलता हो और दूसरा इंड एक जगह मिलता हो तो वह किस क्रम में है? तो समांतर क्रम हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।